हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 2 साना साना हाथ जोड़ी। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा जो कि एक यात्रा वृतांत था। अब इस चैप्टर का हम समरी पढ़ेंगे, इसका सारांश पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं। आगे के प्रश्न हम यहाँ पर आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यह जो पाठ है ये मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके जो है आगे जो हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इस पूरे यात्रा वृतांत में कहाँ का यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक तो सिक्किम राज्य का, ठीक है, की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बना बताती है। लेखिका ने गैंगटॉक को क्या बताया है, मेहनती बादशाहों का शहर बताया है। ये प्रश्न में भी आया था कि लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर क्यों कहा है। ठीक है, आगे क्या कहा है, क्योंकि वहां के सभी लोग, क्यों ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि वहां के सभी लोग जो हैं बड़े मेहनती हैं और वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वो नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, साना साना हाथ जोड़ी। उन्होंने एक नेपाली युवती ने उनको एक प्रार्थना क्या बताई है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती रहती है। ठीक है, जो कि उनको एक नेपाली युवती ने बताया है, साना साना हाथ जोड़ी। इसका मीनिंग है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल जो है देखकर जो है खुश हो जाती है। उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री किसके साथ गई थी, वो मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ। उनके साथ जो है दो लोग थे, उनकी सहयात्री मणि थी और साथ में उनके जो गाइड थे जितेन नार्गे, उनके साथ वो रवाना होती है। साथ में देखिए, गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक जो है कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। अब हम इस यात्रा वृतांत को एक समरी रूप में पढ़ रहे हैं। क्या क्या चीजें अब यहाँ पर आपको नोट करना है, साथ में इसको अंडरलाइन करके इसको देखना है कि इस पूरी यात्रा वृतांत में लेखिका ने क्या कुछ देखा और किन किन चीजों को यहाँ पर उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहले वो गैंगटॉक से कहाँ गई, युमथांग को निकलते हैं। लेखिका को वहां क्या दिखता है, एक कतार में यानी कि एक लाइन में सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। अब उनको ऐसा दिखता है तो वो जो है किसको पूछती हैं, अपने जो गाइड उनके पास साथ थे जितेन नार्गे, उनसे पूछती हैं। ये अब वो बताते हैं, जितेन उनको बताते हैं कि ये जो सफेद बौद्ध पताकाएं हैं ये क्यों यहाँ पर फहराई गई हैं। तो वो बताता है कि ये जो पताकाएं हैं ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध लंबी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो है आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। ये हमने प्रश्न में भी कई बार कर लिया है। ठीक है, कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहराई दी जाती हैं। तो दो चीजें यहाँ पर उनको सीखने को और देखने को मिली कि वहां उन्होंने जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर कुछ कतार में लाइन में जो है श्वेत पताकाएं फहराई हुई हैं। तो वो क्या देखती हैं और पूछती है अपने गाइड से, तो उनका गाइड जितेन नार्गे उनको बताता है कि ये जो है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद जो है 108 पताकाएं फहराई दी जाती हैं और साथ में कुछ रंगीन पताकाएं उनको दिखी। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले ये रंगीन पताकाएं यहाँ पर फिर जो है फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक एक स्थान पर, अब उन्होंने आगे उनको क्या बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी।
कौन सी फिल्म की? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। तो क्या क्या चीजें उनको दिखती हैं? सबसे पहले तो वो श्वेत पताकाएं दिखती हैं, जो उनको ये बताया जाता है कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद जो है ये श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। दूसरा उनको यहाँ पर क्या दिखता है? उनको यहाँ पर कवि लॉन्ग स्टॉक नामक एक स्थान दिखता है, जहां पर जितेंद्र उनको बताते हैं कि गाइड फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र उनको दिखा, ठीक है, जिसको धर्म चक्र के नाम से उन्होंने बताया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। इस चक्र को क्या कहा गया है? धर्म चक्र। अब इन चीजों को, इन स्थानों के बारे में आप इनको लिखें कि किन किन यात्रा के दौरान जो लेखिका है वो किन किन स्थानों पर गई और उनकी गाइड ने उनको क्या क्या जानकारी दी। तो वो ये भी उनको बताया गया कि ये जो चक्र है, ये जो है, इस चक्र को घुमाने से सभी पापों का अंत हो जाता है, सभी पाप धुल जाते हैं। और ये देख करके लेखिका ने अपने दिमाग में, अपने मन में ये सोचा कि हमारे भारत की जो आत्मा है वो पूरी एक सी है, क्योंकि पहाड़ों में जहाँ धर्म चक्र को घुमाया जा रहा है, मैदानी क्षेत्रों में गंगा स्नान करने से पाप धुलने की जो हमारी मान्यता है वो एक समान है। तो अब उनको ऐसा लगा कि पहाड़ों में जो है लोग धर्म चक्र को घुमा करके अपने पापों को खत्म करने की बात सोचते हैं, और यहाँ मैदानों में हम गंगा स्नान। तो उन्होंने क्या कहा कि चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारे पूरे भारत की जो आत्मा है वो एक समान है। आगे देखिए, नार्गे ने उन्हें बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जो उनका गाइड था जितेंद्र नार्गे, उन्होंने बताया कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे ठीक है, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। तो जैसे जैसे वो लोग जो है अपनी यात्रा करने ऊंचाई पर गए, तो ये सारे लोग जो बस्ती थी, बस्ती के लोग थे, बाजार थे, वे सभी जो है आंखों से ओझल होने लगे, यानी कि वो जो है अब उनको नहीं दिखाई दे रहे थे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अब जो है उनको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है। वह जो है विशाल लगने लगा था। अब देखो, जब हम दूर से कोई चीज देखते हैं तो वो हमें छोटी लगती है, लेकिन जब हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, उसके पास जाते हैं, तो वही चीज हमें विशाल लगने लग जाती है। तो लेखिका जब हिमालय के करीब जाती है तो उनको वो हिमालय और भी करीब दिखता है, और भी नजदीक दिखता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेवन सिस्टर, आगे उनको क्या दिखता है? सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। अब आगे एक स्थान आता है जिसका नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। वहां पर उनकी जीप रुक जाती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, और सभी लोग जो है वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। साथ में देखिए, झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को भाग कर ले जा रहा हो। अब उस झरने के नीचे बैठ करके लेखिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो झरने का पानी है वो उनके अंदर की सारी दुष्टता को, सारी बुराइयों को ले जा करके भाग रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। तो जो रास्ते का जो सफर था उनका, वो जो है इस प्रकार से जो है बदल रहा था, जैसे कि पल पल जो है कोई जादू की छड़ी वहां पर घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप जो है थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी, और वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही वहां पर तीस्ता नदी थी, और सामने धुंध थी। ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर जो है बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर उन्होंने क्या देखा? बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य से लेखिका को सहमा दिया था।
तो अब इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में लेखक क्या देखती हैं, लेखिका देखती हैं कि इतना सुंदर वातावरण होने के बावजूद, इतना जो सौंदर्य प्रकृति का है, उनमें जो है, जो मनुष्य है, जो आम जनता है, उसकी क्या स्थिति है, उसको देख करके उनका हृदय जो है दुखित हो जाता है, वो दुखी हो जाती है कि लोग जो है अपने पीठ पर टोकरियां बांध करके बच्चों को भी साथ में ले जा करके काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम वो कर रहे हैं। ठीक है। गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य से ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये जो है पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं, तो वो उन्हें देख करके जो है सहमा जाती हैं और उनको जो है, एक कर्मचारी ने उनको क्या बताया कि ये जो पहाड़ी रास्ते हैं उनको चौड़ा बना रही हैं कौन, ये औरतें, ये महिलाएं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को जो है डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो है सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी जान भी हमेशा जोखिम में रहती है, क्योंकि पहाड़ों को रास्ता बनाने के लिए पहले उन पहाड़ों को की जो पहाड़ियों को क्या किया जाता है, डायनामाइट से उड़ाया जाता है, और उनके जब टुकड़े इधर उधर गिरते हैं तो उनसे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो ये जानलेवा हादसा घट सकता है या घट जाता है। ठीक है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। ठीक है। और जब वो दुखी होती है तो उनका गाइड भी बताता है उनको कि अभी आप ये हमारे देश की आम जनता का हाल है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में सभी जगह हमारी आम जनता का यही हाल है। अभी आप इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, इसको निहारें, इसका आप मजा लें। ठीक है। इस यात्रा को जो है जिए। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे उनको मिलते हैं। जितेंद्र जो उनका गाइड है वो उनको बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ जो है पहाड़ी को चढ़ते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं और उनका जीवन जो है बहुत कठिन है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि रास्ता अब संकरा हो गया था, तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे धीरे चलाने की जो है गाड़ी धीरे धीरे चलाने की चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे, और जगह जगह पर सरकार की तरफ से गाड़ी को धीरे चलाने के बोर्ड की जो चेतावनी थी वो लगे हुए थे। शाम के समय वो क्या देखते हैं, जीप चाय बागानों में से होती हुई गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। अब शाम का समय हो जाता है, जब वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या देखती हैं, कुछ महिलाएं सिक्किमी परिधान पहने, यानी कि सिक्किम की जो पोशाक है उसको पहने चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुष रंग छटा बिखेर रहे थे और यूमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। तो लायुंग से जो है लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेंद्र के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू किया था। लेखिका की सह यात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया था। वहां पर जो उनके साथ उनकी सहयात्री मणि थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य किया था रात को। ठीक है। अब आगे बताती हैं, लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां पर बर्फ कहीं भी नहीं थी। और एक स्थानीय जो नागरिक था, युवक था, उसके अनुसार उसने लेखिका को क्या बताया कि पहले जो है यहाँ काफी बर्फ पड़ती थी, लेकिन अब प्रदूषण के कारण यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया है। कटाऊ में बर्फ देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने क्या बताया कि कटाऊ में जो है आपको बर्फ देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब कटाऊ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। अब मणि जो उनकी सहयात्री थी, उन्होंने क्या बताया कि वे जो है स्विट्जरलैंड गई हैं घूमने, लेकिन जब वो कटाऊ को देखती हैं तो क्या बताती हैं कि ये जो स्थान है कटाऊ, ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाऊ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था। तो उस समय जब ये
यहाँ यात्रा करने गई तो उस समय तक यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। यानी कि इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, कई बार हम जो है प्रकृति चीजों पर छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी सौंदर्यता को हम कम कर देते हैं। तो अभी भी ये जो है अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, तो ये बहुत ही सुंदर था। ठीक है। लायुंग से कटाऊ का सफर 2 घंटे का था। अब क्योंकि ये लायुंग में थे तो यहाँ से कटाऊ का सफर 2 घंटे का था और इनको बर्फ देखनी थी तो ये आगे गए। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था। अब क्योंकि रास्ता जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, जितनी ऊंचाई पर वो लोग चल रहे थे तो रास्ता जो है उतना खतरों से भरा था। तो वहां का जो रास्ता था वो जो है बड़ा खतरनाक था। जितेंद्र अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे, क्योंकि वहां पर धुंध थी और बादल थे और पूरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो जो जितेंद्र था वो अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाऊ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। तो जब वो लोग कटाऊ में पहुंचे तो वहां हल्की हल्की बर्फ भी पड़ रही थी और वो बर्फ ताजी थी। तो सभी यात्री यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वे जो है इस पूरे वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि ऋषियों और मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लेखिका क्या सोच रही थी कि इतने सुंदर वातावरण को देखकर ही ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और इस वातावरण ने, यहाँ के वातावरण ने ही उनको ये प्रेरणा दी होगी वेदों की रचना करने की। कहती है कि इस असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले, कोई जो है अपराधी भी इसको देखे तो वो भी जो है आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि मन में ही दार्शनिकता उभरने लगी थी। ठीक है। वे कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से जो है सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है। तो यहाँ देख करके उनको क्या लगा, क्योंकि चारों तरफ वो जो जहाँ देख रही थी वहां बर्फ से ढके जो है सारे पहाड़ थे। तो उन्होंने क्या देखा कि प्रकृति हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखती है। किस प्रकार से ठंडियों में बर्फ के रूप में जो है ये पहाड़ों में जम जाती है और गर्मियों में वही बर्फ जो है पिघल करके हमें पानी के रूप में मिलती है। ठीक है। और हमारी प्यास को बुझाती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है और इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। कहती है प्रकृति का ये जो जल संचय का ये अद्भुत है। कहती हैं प्रकृति ने जो हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है ये बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर बड़ा ऋण है। हम जो है ऋणी है किसके? इस नदियों का और इन हिम शिखरों का। आगे यहाँ कवि लेखिका ने कहा कि थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। चूंकि यहाँ बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग जो है पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। अब वहां क्योंकि फौजी फौजी लोग रहते थे, छावनियां वहां थी, तो उनको देख करके वो उदास हो जाती हैं। क्योंकि ये लेखिका यहाँ पर गई थी अप्रैल के महीने में। ठीक है। बैसाख के महीने में वहां गई थी यात्रा करने। अब उस समय वहां बहुत ठंड थी तो वो सोचती हैं कि पूस और माघ के महीने यहाँ पर कितनी ठंड होती होगी। ठीक है। तो वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाऊ से यूमथांग की ओर जाते हुए प्रियोता और रूडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। यूमथांग कटाऊ जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि वहां पर बंदर का मांस भी खाया जाता है और बंदर का मांस खाने से जो है कैंसर नहीं होता है। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लगा। क्यों? क्योंकि कटाऊ इतना सुंदर था कि अब उनको यूमथांग फीका फीका सा लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। यहाँ पर लेखिका हमें क्या बताती हैं कि जो सिक्किम है वो पहले एक स्वतंत्र राज्य था, फिर बाद में वो भारत का एक हिस्सा बन गया। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं।
ठीक है। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। फिर उन्हें एक चीज बताई गई। मणि ने क्या बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ और सिर्फ चांदनी रातों में ही भौंकते हैं। सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटी की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का एक किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें बताई। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये मान्यता है कि वहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। फिर नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी लेखिका को दिया। फिर उन्होंने बताया कि भारतीय आर्मी के जो कप्तान हैं शेखर दत्ता के सुझाव पर ही गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ जो है नए स्थानों को खोजने के प्रयास के बारे में भी बताया। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर का समरी। ठीक है, और ये सारांश से अब हमने ये जानने की कोशिश की कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा की, किन किन स्थानों को। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल हमने इसको किया है। अब देखिए इसी के कुछ प्रश्न उत्तर, यहाँ पर कठिन शब्द हैं उनको आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो कुछ कठिन शब्द हैं, इनको लिखिएगा। अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे। एक शब्द यहाँ पर आया है उजास यानी कि प्रकाश। रामरुचो यानी कि अच्छा है। रकम रकम यानी कि तरह तरह के। रकम रकम यानी कि तरह तरह के। गहनतम होता है बहुत गहरी। गहनतम बहुत गहरी। सघन का मतलब घनी। शिद्दत प्रबलता। पताका झंडा। पताका यानी कि झंडा। मुंडकी यानी कि सिर। सुदीर्घ बहुत बड़े। सुदीर्घ बहुत बड़े। अभिशप्त यानी कि स्थापित। सरहद होती है सीमा। सरहद यानी कि सीमा। नेक्स्ट है तामसिकताएं। तामसिकताएं यानी कि कुटिल। आदिम युग, आदि युग। आदिम युग यानी कि आदि युग। अनंतता, असीमता। वंचना यानी कि धोखा। वंचना यानी कि धोखा। दुष्ट वासनाएं। दुष्ट वासनाएं। बुरी इच्छाएं। दुष्ट वासनाएं अर्थात बुरी इच्छाएं। चैरवेती यानी कि चलते रहो। चैरवेती, चैरवेती 2 बार ये शब्द आया था यानी कि चलते रहो। वजूद, अस्तित्व। वृत्ति, जीविका। वृत्ति यानी कि जीविका। ठाठे यानी कि हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान होती है जब हम कोई भारी चीज पकड़ते हैं, कुदाल वगैरह कभी आपने भी पकड़ा होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, हाथ में जो है निशान पड़ जाते हैं, उसे कहा जाता है ठाठे। ठीक है, तो ठाठे का मतलब यहाँ पर हाथ में पड़ने वाली
गांठें या निशान। हलाहल का मतलब हो जाता है विष। हलाहल यानी कि विष। सतत यानी कि लगातार। सतत का मतलब लगातार। प्रवाहमान यानी कि गतिमान। संक्रमण मिलन। चलायमान चंचल। निरपेक्ष बेपरवाह। शब्द आया है गुडुप। आपकी बुक में भी है ये, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ वहां आपको ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। यहाँ हम एक साथ इसको लिखा रहे हैं। गुडुप यानी कि निगल लिया। गुडुप यानी कि निगल लिया। अद्वितीय यानी कि अनुपम। सात्विक आभा यानी कि निर्मल कांति। नेक्स्ट है सुरम्य, अत्यंत मनोहर। सुरम्य, अत्यंत मनोहर। नेक्स्ट है मियाद यानी कि सीमा। मियाद यानी सीमा। नेक्स्ट है आबो हवा। आबो हवा। जलवायु। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।